हेलो गाइस। मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो थोड़े बच्चों को हार्ड लगते हैं उन सब का एक एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला टॉपिक लेके आए हैं वो रिट्स लेके आए हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन, ये बेसिकली होता क्या है? बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन, इसके इसके जो भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके थोड़े टर्म्स जो है वो लीगल मैक्सिम से हैं, तो उस चक्कर में बच्चों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है तो वो छोड़ देते हैं। बट है बहुत सिंपल, बात मानिए, एक बार बस वीडियो देख लीजिए, सब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और कुछ भी, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो दो बात का ध्यान रखिएगा। बेसिक आपको आना चाहिए, दूसरी बात, पहली बात तो बेसिक आना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बेसिक को ही वो हार्ड लैंग्वेज में लिख के आपको घुमा देते हैं। तो बस आप पढ़ना, एक तो बेसिक आप समझ जाइए बेसिक है क्या, और उसको आप लैंग्वेज से कॉम्प्रिहेंड कैसे कर पाते हैं वो थोड़ा देख लीजिएगा। पूरा उसी में टिका रहता है क्वेश्चन, और कुछ दम नहीं होता क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब इसमें रिट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। तो रिट जुरिसडिक्शन हमारा है, जो इसमें बेसिकली 5 रिट जुरिसडिक्शन पढ़े जाते हैं, और जो यही है, इंडिया के अंदर 5 रिट जुरिसडिक्शन है। ठीक है, इन पांचों के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। 5 में तो एक हो गया हेबियस कॉर्पस, देन आता है आपका मैंडेमस, देन आता है प्रोहिबिशन, देन आता है रिट ऑफ सेरुराई, देन आता है को वारंटो। अब इसको सेरुराई बोलो आप या सेरिटोररी बोलो, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बेसिक्स पे एकदम बेसिक समझ जाइए। बेसिक्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, समझ जाइए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस है क्या? हेबियस कॉर्पस बेसिकली होता है कि टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, आपको उस बंदे की बॉडी लेके आनी है जिसके लिए हेबियस कॉर्पस डिमांड किया गया है। समझ गए? मतलब कि आपके किसी पति या भाई या बेटे, किसी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अरेस्ट कर लिया। अब आपको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और आपको ऐसा डाउट है कि कहीं क्या पता वो जेल में ही उनकी मृत्यु ना हो जाए, तो इस चक्कर में आप जाएंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेंगे कि भैया हमें हेबियस कॉर्पस के अंदर हमें अपने पति या भाई बहन जो भी है उसको मिलना है, एक बार लेके आइए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा पुलिस को कि भाई प्रेजेंट द बॉडी ऑफ हिज हस्बैंड, और जो भी जिसके लिए आपने मांगा है तो वो उसको दे दिया जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस मतलब क्या है? उस आदमी को प्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। और एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि हेबियस कॉर्पस किसी से पब्लिक और पब्लिक इंस्टीट्यूट के लिए ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। वो अगर किसी पर्सन, कोई जबरदस्ती आपको किसी ने किडनैप कर रखा है या कुछ भी कर रखा है तो उसके खिलाफ भी ऑर्डर मिल जाएगा। जबरदस्ती किसी ने पकड़ रखा है तो उसके खिलाफ भी ऑर्डर मिल जाएगा। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट ये हेबियस कॉर्पस नहीं दिया जाता है, किसी के भी अगेंस्ट दे सकते हैं। समझ गए? हेबियस कॉर्पस हो गया। अब मैंडेमस और प्रोहिबिशन को दोनों को साथ पढ़ा कीजिए हरदम। मैंडेमस बेसिकली होता है टू कमांड करता है, ये डायरेक्ट करता है एक्टिविटी को, और प्रोहिबिशन क्या करता है? टू प्रोहिबिट करता है किसी भी चीज को। प्रोहिबिट करना मतलब प्रोहिबिशन लगा देना, और मैंडेमस मतलब कमांड देना। अब क्या फर्क क्या है, देखे दोनों में। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है किसी काम करने के लिए, आप उस जुरिडिक्शन नहीं है, आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपके दायरे में ही नहीं है, आपकी पावर नहीं है उस चीज को करने के लिए, फिर भी वो आप काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि प्रोहिबिट लगा दीजिए इनके काम पर, कि भाई वो आपकी अथॉरिटी नहीं थी, आप कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको रोक रहे हैं ये काम करने से। समझ गए? तो प्रोहिबिशन के अंदर रोका जाता है। मैंडेमस के अंदर आपकी अथॉरिटी है, आप ही करेंगे। वो क्लर्क जो नहीं होता कि मैं ये हमारे सारे साहब करेंगे, ये हमारे साहब करेंगे, और होता है उन्हीं के पास पावर में, साहब के पास कुछ पावर नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वो फिर वो क्लर्क को या फिर किसी भी, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना भाई, क्यों, मतलब क्या नाटक लगा रखा है। तो मैंडेमस मतलब आपको अपना काम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, और प्रोहिबिशन मतलब जो आपका काम नहीं है, आप जब वो काम करने लगते हैं तो प्रोहिबिशन से उसको कामों को रोके जाते हैं। समझिए, उस काम से को रोका जाता है प्रोहिबिशन से। फिर आता है रिट ऑफ सेरिटोरी और को वारंटो। रिट ऑफ सेरिटोरी बेसिकली पूछा जाता है कि आपने किस आधार पे ये काम किया था। मतलब मान लो कि आपने कोई लोअर कोर्ट का एग्जांपल लेते हैं कि कोई सिविल कोर्ट था, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया जो कि बहुत ही गलत था, तो उसको फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ये क्या फालतू का आपने जजमेंट दे दिया, ना आपने एविडेंस देखा, ना कुछ दिया, कुछ सही से नहीं दिया, ये क्या लेके आ गए। तो बेसिकली उसके ऑर्डर को कचड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा, क्वाश कर दिया जाएगा। तो सेरुलरी राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरुलरी रिट जो है, क्योंकि इससे आपका जो लोअर कोर्ट है या जो भी नीचे वाले चीज है, उनने कुछ फैसला दे दिया, तो उसके फैसले को नलीफाई कर दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, और फिर नया फैसला लेके आया जाएगा। तो इसको बेसिकली क्यूरेटिव राइट्स भी बोलते हैं हम। क्यूरेटिव मतलब क्यूरेटिव मेडिसिन को हम क्यूरेटिव बोला जाता है, जब दवाई खाते हैं हम क्योर कर रहे हैं किसी बीमारी का। तो रिट्स, क्यूरेटिव रिट्स, इसमें सेरुलरी में क्या कर रहे हैं हम? क्योर कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर राइट्स का, जो कि वॉयलेट कर दी जा चुकी है किसी भी कोर्ट से, तो उस राइट्स को वापस रीस्टोर करने के लिए हम सेरुलरी लगा देंगे। तो वो जो पुराना वाला एक्ट था, पुराना वाला जो भी लॉ था या वर्डिक्ट था, उस सबको कचड़े में डाल दिया जाएगा और नया वर्डिक्ट फिर से बनाया जाएगा। समझ गए? ये है रिट ऑफ सेरुलरी। सेरुलरी क्यूरेटिव राइट रिट है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब क्यो वारंटो, क्यो वारंटो में बेसिकली पूछा जाएगा कि आपने किस अधिकार पे ये फैसला दे दिया। आपके फैसले में था, मान लीजिए, एक बात बताता हूँ आपको कि जो
फांसी की सजा होती है, जो डेथ की सेंटेंस दी जाती है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर से बाहर है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं दे सकता, ये बात याद रखिएगा। कौन दे सकता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। गलती से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया मान लीजिए सजा, डेथ सेंटेंस की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या पूछेंगे कि भैया आपने मतलब कहाँ लिखा है, आपके पास पावर है ये बात, आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं ये वाला जजमेंट डेथ सेंटेंस का, जब आपके पास पावर ही नहीं है। तो क्या बोलता है कोवेरेंटो कि आप अपना मुझे अथॉरिटी बताइए कि किस अथॉरिटी से। या दूसरा एग्जांपल लीजिए कोवेरेंटो का, कि कोई आदमी चला गया कुछ काम कर रहा है और उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, फिर भी बोला कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, तो क्या पूछा जाएगा? आप किस अथॉरिटी से हमें रोक रहे हैं? आपके पास अथॉरिटी है हमें रोकने का? तो वो अथॉरिटी को चेक कौन करता है? कोवेरेंटो करता है। समझ गए? पूरा बेसिक रिट्स जो है अभी मैंने जो बोला यही रिट्स है, इसके अलावा और कुछ रिट्स नहीं है। अब जो आपको समझना है ये इसको वापस एक बार सुन लीजिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया, समझ गए? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन क्यों पूछे जाते हैं बस ये थोड़ा जान जाएंगे तो फिर आपको आर्टिकल रटना नहीं पड़ेगा। पार्ट 3, जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 पार्ट है, जिसमें से पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट को डील करता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 पार्ट 3 के अंदर आते हैं। तो फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। अब फंडामेंटल राइट तो हमने पढ़ लिया। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल से हुई है, कहीं लिखा है? तो यस लिखा है आपका पार्ट 5। आप देखिएगा पार्ट 5 में चैप्टर, कुल चैप्टर शायद से 6 चैप्टर हैं जहां तक मुझे याद है, अगर लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि पार्ट 5 किस लिए है? यूनियन के लिए है। पार्ट 5 यूनियन की बात करता है। पार्ट 5 में चैप्टर 4 जो है, पार्ट 5 का चैप्टर 4 जुडिशरी की बात करता है। किसकी जुडिशरी? यूनियन जुडिशरी, क्योंकि पार्ट 5 यूनियन का हेडिंग है, सब हेडिंग पार्ट 5 का चैप्टर 4 सब हेडिंग देता है यूनियन जुडिशरी। समझ गए? अब वो यूनियन जुडिशरी कहां से कहां तक है? 124 से लेकर 147 तक है। 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व होगा, प्लीज सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कीजिए। आप बात समझ आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कीजिए, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 124। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट तो होगा, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा बाबू, कहां पर, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत एकदम क्या कहें, अगर वो आप समझ गए तो मजा आ जाएगा आपको, ऐसी चीज है वो। तो उसके सब चीज उसमें लिखा गया है, कुछ भी आप अपने मन से नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा? दिल्ली में होगा, ये लिखा गया है किताब में। कौन सी किताब में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 130 में साफ साफ लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में किया जाएगा। तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है? दिल्ली में है। क्या इसको बदल सकते हैं? यस बिल्कुल बदल सकते हैं, ये भी उसी के अंदर लिखा गया है। कहां पर और कौन बदल सकता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट आपस में उनको लगा कि सिचुएशन आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को बदल दिया जाए उस जगह से, मतलब दिल्ली से उठा के कहीं और लग दिया जाए, बिहार में लेके आ जाए, तो हो सकता है ये बात। ठीक है, आर्टिकल नंबर 130 में लिख रखा है ये बात। ठीक है, तो ऐसे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो देखना मतलब पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी पूछे ना पूछे वो जरूरी नहीं है, पता होना चाहिए आपको, समझ गए? अब आता है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन के अंदर 2 आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 3 है, वो तीसरा वाला हाईकोर्ट के लिए है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 139 एंड आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 139 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 139 में जो आपने रिट्स मैंने पांचों के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया, वो पूरा का पूरा कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 139 के अंदर लिख रखा है। इसको बोला जाता है रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रिट जुरिडिक्शन क्या है, ये यहाँ पर लिखा गया है, समझ गए? अब इसी से रिलेटेड एक लीगल मैक्सिम आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मैक्सिम साइन को नन। साइन को नन क्या है? साइन को नन का हिंदी अर्थात क्या है? बहुत जरूरी या एसेंशियल कंडीशन। तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट is an essential condition to apply article number 32 or to apply or to ask for writ jurisdiction by the Supreme Court of India। वापस से स्टेटमेंट को सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन कोनन, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज साइन कोनन टू अप्लाई आर्टिकल 32 और टू अप्लाई द रिट जुरिडिक्शन अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। साइन कोनन का वर्ड मतलब समझ गए, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अब एक और तरीका बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में जाने का। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं, केस कैसे लड़ा जाता है, केस का एक सीक्वेंस होता है, क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले क्या है आपका सेशन कोर्ट आता है, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसको बोला जाता है, उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट, देन उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी केस लड़ेंगे तो अपील के थ्रू जाया जाता है। तो अब सबसे मोस्ट अपीलेट अथॉरिटी कौन सी? हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहीं पर सबसे हाईएस्ट जो अपील की बॉडी बोलती है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोलते हैं, उसके ऊपर कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको हाई कोर्ट में नहीं जाना, आपको डायरेक्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो 2 तरीका है। एक तो एक लोअर कोर्ट से डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा हूं, तो कौन सा तरीका है?
डायरेक्ट तरीका जाने के लिए 136 आर्टिकल यूज कीजिए आप। स्पेशल लीव वाला आर्टिकल है। स्पेशल लीव का मतलब समझिए, लीव मतलब क्या है आपको वैसे प्रोसेस क्या था कि आप लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हाई कोर्ट को आप लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि हमें स्पेशल लीव लगाना है और सुप्रीम कोर्ट में जाना है। आपको अगर नहीं रोक सकते, वेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर ये तो मैंने बताया सेशन कोर्ट से आप डायरेक्ट जा रहे हैं अपील के लिए, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। फिर रिट जुरिडिक्शन में मैंने क्या बताया, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसमें लोअर कोर्ट में जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो रिट जुरिडिक्शन लगाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 136 लगाना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रोसेस है, वो तो आप जानते ही हैं, क्या? लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो तीनों प्रोसेस, तीनों रास्ता मैंने बता दिया आपको, समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जान लीजिए। और ये कुछ टर्म्स और उसके मीनिंग से क्या, जो मैंने बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मीनिंग है, मतलब आप पढ़ लीजिए। इसी बेसिकली मैंने बताया ना, बेसिक्स आपका क्लियर है, अब उसको अंग्रेजी में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो कन्वर्ट कर लिया तो बहुत है, ठीक है। ये मूवी बहुत आई थी पिछली बार, मतलब मैंने भी देखी थी, बहुत अच्छी मूवी लगी, आप भी देखिएगा। मूवी का नाम है जय भीम। बेसिकली इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमने डिस्कस कर लिया था। हेबियस कॉर्पस का जो प्रोविजन है वो इसी मूवी से में बहुत न्यूज में आ गया था, तो इसलिए मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि हेबियस कॉर्पस जरूर आएगा। हेबियस कॉर्पस इस मूवी में हुआ क्या था, मूवी का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो औरत थी, इसके पति जी को कुछ मतलब केस में फंसा के उनके पति को जेल में डाल दिया था, और फिर पति वहां पर मर गया था, इनके पति का, हस्बैंड का डेथ हो गई थी, ठीक है। अब उनने क्या बोला कि हस्बैंड भाग गया जेल से, तो कस्टोडियल डेथ का केस भी बन गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या गया, ये जो भाई साहब हमारे सूर्या शायद से नाम है इनका, एक्टर का, ये वहां पर गए, केस पिटीशन डाला। पिटीशन किस डाला का, हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला कि हमें इनके पति हस्बैंड को लेके आइए सामने, क्योंकि पुलिस उठा के ले गई थी, तो लेके आइए। तो इसी चक्कर में ये बहुत न्यूज में आया था हेबियस कॉर्पस वाला प्रोविजन। तो हेबियस कॉर्पस वाला प्रोविजन याद रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ, इसमें जो जज थे, बेसिकली ये जो वकील हैं सूर्या जी, ये बाद में जाके जस्टिस के लिए प्रमोट हो गए, मतलब जज बन गए जाके, आखिर में प्रमोट हो गया इनका। और ये बहुत फेमस जज हैं, तो इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम, ये फोटो मैंने लगा रखी, रियल वाले, जो रियल में काम हुआ था, ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, समझ के। तो रियल जज क्या थे, उनका जज का नाम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। शायद से चंद्रू जज है, एक बार वापस आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने ये जो ऑलरेडी बता दिया हूँ कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आप सिर्फ उसके लिए किसी जिसको दिक्कत है या फिर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए ही आप नहीं कर सकते, किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हैं। स्टेट के अगेंस्ट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। सेरिटोरी मैंने इसके बारे में पूरा अच्छे से बता रखा है, पूरा एक बार वापस पढ़ लीजिए अगर आपको दिक्कत होगा। क्यूरेटिव रिट है, मैंने बता रखा है। सेरिटोरी मतलब क्यूरेटिव रिट, क्योंकि आपको क्वाश करवा रहा है। क्वाश मतलब होता है डस्टबिन में डाल देना, समझ जाइए बात। क्वाश मतलब उसकी वैल्यू नहीं है अब, तो क्वाश करने को बोलता है। लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को क्वाश करना होगा तो आप सेरिटोरी लगाएंगे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये ग्राउंड्स ऑफ मैंडेमस पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब जो बता रखा है वही है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। मैंने आर्टिकल नंबर 32 के पर्सपेक्टिव में एक आर्टिकल ऑलरेडी बता रखा है, कौन सा? आर्टिकल नंबर 139। आर्टिकल नंबर 139 रिट जुरिडिक्शन की बात करता है, तो फिर आर्टिकल 32 क्या करता है? तो भैया आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, पहली बात तो ये जान लीजिए। पार्ट 3 के अंदर ये आता है फंडामेंटल राइट, जो मैंने बताया 12 से 35 तक है, तो पार्ट 3 के अंदर 32 आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है उसको एक्टिवेट कैसे किया जाएगा? आपने बता दिया कि ये राइट है आपको, लेकिन वो उस राइट का हम करें क्या? हम जब कोर्ट ही नहीं जा सकते, तो कोर्ट जाने के लिए रास्ता दिखा रखा है आर्टिकल नंबर 32 ने। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ही हम रिट अप्लाई करते हैं, ये बात रखिएगा। मैंने बोला साइन को नन है, साइन को नन क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप कोई और आर्टिकल का वॉयलेट हुआ आपका, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं है, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि सर हमें रिट्स दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा आपको, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है तो। ये कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया है, समझ गए? सुप्रीम कोर्ट तभी एंटरटेन करेगा आपके केस को इफ आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, समझ गए? अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जुडिक्शन में फर्क है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है? जब आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, तभी वो डिसीजन देगा, तभी वो आपका केस एक्सेप्ट करेगा, समझ गए? लेकिन हाई कोर्ट जरूरी नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ तभी आप हाई कोर्ट जाओ, आपका कोई और राइट वॉयलेट हो गया तब भी आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, समझ गए? एक पॉइंट ये बता दिया। इसी के चक्कर में बोला जाता है कि हाई कोर्ट का जुडिक्शन मच वाइडर है देन द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? रिट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज मच वाइडर देन द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला पॉइंट बता दिया मैंने कि हाई कोर्ट में जरूरी नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो तभी आप जाओ। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट को जब आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया और सुप्रीम कोर्ट में आप जाके केस करना चाह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, वो मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ना मैं आपका केस नहीं लूंगा। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो उसको केस लेना पड़ेगा। और हाई कोर्ट में क्या है?
हाई कोर्ट के ऊपर मर्जी के है कि वो ले या ना ले, उसके ऊपर उसका डिस्क्रिशन है। अगर उसको लगेगा कि आपके केस में दम है तो वो लेगा, आपके केस में लगेगा दम नहीं है तो वो नहीं लेगा। समझ गए? तो हाई कोर्ट के ऊपर कंपलसरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कंपलसरी है रिट्स पावर्स के लिए, ये बात याद रखिए। फिर आता है एक रिट जुरिडिक्शन, एक अगर पूछा जाएगा तो किसका बड़ा है? हाई कोर्ट का, हमने बता दिया। अब टेरिटोरियल रिट जुरिडिक्शन पूछ दिया तो भाई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जब भी बोला जाए तो ऑफ कोर्स सी बात है सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्स बड़ा होगा, क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का, पैन इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक है, और हाई कोर्ट सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। समझ गए? तो स्टेट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हरदम कम होगा, ये बात याद रख लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हरदम बड़ा होगा। टेरिटरी की बात चल रही है यहाँ पर, इसलिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बोला जा रहा है। समझ गए? और हाई कोर्ट का जो आर्टिकल मैंने बोला रिट्स के लिए कौन सा यूज होता है? 226, आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 रट लीजिए, ये बात समझ गए? हाई कोर्ट के लिए सिर्फ एक रिट्स है, और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 32 से हम फंडामेंटल रिवॉल्यूट होगा तो रिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन कहाँ पर कौन सी रिट्स अप्लाई करना है, कौन सा रिट्स में क्या क्या लिखा है, वो आर्टिकल नंबर 139 के अंदर लिखा गया है। समझ गए? और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर आता है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि रिट जुरिडिक्शन हमने कहां से लिया है? फ्रॉम वेयर वी हैव बोरोड द रिट जुरिडिक्शन? भैया रिट जुरिडिक्शन हमने इंग्लिश लॉ से लिया है। इंग्लिश लॉ मतलब ब्रिटेन का लॉ, ब्रिटेन को ही हम बेसिकली ब्रिटेन की इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो इसलिए वहां पर इंग्लिश लॉ बोला जाता है। समझ गए? इंग्लिश लॉ वहां पर बोला क्या जाता था रिट्स को? वहां पर पैरोगेटिव रिट्स बोला जाता है, और हमारे यहाँ रिट जुरिडिक्शन बोला जाता है। समझ गए? थैंक यू।